Hello everyone, welcome to Stock Secret YouTube channel. My name is Subodh and I'm back with another price section video. कैस्ट्रोल इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने थंबनेल देखा ही होगा कि क्या ये नेक्स्ट रॉकेट स्टॉक हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या इसके टेक्निकल्स कहते हैं। टेक्निकल्स पे आने से पहले मैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कैस्ट्रॉल इंडिया एक अबव एवरेज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके अगर आप फंडामेंटल्स चेक करें, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। एंड ये जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड भी है। इसकी वैल्यूएशन अगर हम उसकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो 180 टू 190 की रेंज में इसकी वैल्यूएशन निकल के आती है। चाहे आप डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड यूज़ कर लें या ईवीए बीटा वैल्यूएशन यूज़ कर लें। वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि अभी जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है, जिस तरीके से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट ये मान के चलता है कि इसका प्राइस उतना होना चाहिए। तो अगर जो स्टॉक है उसके उस प्राइस से कम है, जैसे कि अभी इसका मार्केट प्राइस 143 चल रहा है कैस्ट्रोल का, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कंपनी भी फाइनेंशियल फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उसमें हम एक अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वो एक अच्छा केस माना जाता है, क्योंकि हम सही जगह पे एक कंपनी की वैल्यूएशन से कम पे उसको उठा रहे हैं। तो एक ओवरऑल अच्छा सिनेरियो है वो, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। यही एक रीज़न था कि इस स्टॉक को मैं कॉन्टिन्यूसली रिकमेंड कर रहा हूँ। कॉन्टिन्यूसली मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक पे आप नज़र रखिए। 107 पे सबसे पहले मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था और मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी 107 से स्टॉक को ऐड कर रखा है। अगर आपने भी टेलीग्राम पे देख के वहाँ पे अगर आपने पोजीशन बनाई थी तो 162 तक ही जा चुका है ऑलरेडी। 50% के आपको एक बार रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल चुके होंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है और आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपडेट्स आते रहती हैं स्टॉक्स के, मार्केट के, तो उसको आप देख सकते हैं और आप उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। अभी आपको कैस्ट्रॉल इंडिया का मंथली का चार्ट दिख रहा होगा। मंथली के चार्ट के ऊपर जैसे मैं आपको हर बार एनालिसिस करके दिखाता हूँ, तो इस बार भी हम वही करेंगे कि जब स्टॉक अपने हाई पे चला गया तो इसके पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां से स्टॉक रिवर्स कर सकता है। तो वही मैं ड्रॉ करूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमें, जैसे ये एक एरिया है कि एग्रेसिव एरिया है, मैंने आपको बताया था कि क्यों हमें एग्रेसिव एरियाज पे कभी भी ट्रेड या कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद ये एक एरिया था। मैं एक बार आपको सारे ड्रॉ कर दूंगा और फिर एलिमिनेट करके भी दिखा दूंगा कि क्यों हम इन ट्रेड एरियाज पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। और तीसरा जो सबसे बढ़िया एरिया है वो ये एरिया है जहाँ पे स्टॉक ने लगभग 2 साल कंसोलिडेट किया था और उसको ब्रेकआउट दिया था। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम इतना बड़ा एरिया तो ड्रॉ नहीं कर सकते। उसका सिंपल और सिंपल रीज़न यही है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ तो लगभग 31-32% का स्टॉप लॉस आ रहा है, जो कि हर इंसान के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता। हमें अगर हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा है तो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से हमें अपनी क्वांटिटी बहुत कम करनी पड़ेगी। और वो चीज़ भी मतलब आइडियल सिनेरियो नहीं है वो। तीनों चीज़ें समझाऊंगा कि इसको नैरो कैसे करना है, ये एरिया क्यों ट्रेड नहीं करने, हमें कभी भी ऐसे एरिया क्यों नहीं ट्रेड करने। तो देखो, इसमें एंट्री मिली हमें इस बार ये जो टार इसने एक बारी के लिए हमें 22% का मूव भी दिया। तो ये नहीं कि अगर इस स्टॉक में मूव मिल गया हमें ऐसा देख के हमेशा से ही ट्रेड लेना है, ऐसा कभी नहीं करना आपको। इस स्टॉक में मूव आपको मिल गया, हो सकता है अगले स्टॉक में आप यहाँ ऊपर के लेवल्स पे ट्रैप हो जाएंगे, आपका सारा जो भी आपने दूसरे स्टॉक से कमाया है वो चला जाएगा। कभी भी ऐसा ना करें, एग्रेसिव लेवल पे कभी भी ट्रेड ना करें। जब भी आप रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक का चार्ट है, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो खासकर आपको ओरिजिन से ही आपको रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें। तो ये एरिया मैं हटा दूंगा। सेम रीजन यही है, ये भी अभी एग्रेसिव है। यस, यहाँ भी हमें एंट्री मिली, यहाँ पे भी आपको लगभग 28-29% के रिटर्न्स मिले। कभी भी ऐसा ना करें कि एक बार ही आपको किसी स्टॉक में ऐसा टारगेट मिल रहा है, आप अगले स्टॉक में उसे वैसे से पोजिशन बनाए, कभी भी मत करें वैसा। तीसरा एरिया जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो ये एरिया है, इसको मैं एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या एरियाज हैं जो जहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है। देखो मैं इसको दोबारा हाँ, ये एरिया है।
तो इसमें मेरे को 3 एरिया दिख रहे हैं, मैं तीनों मार्क करके दिखाता हूँ आपको एरिया, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्यों हम 2 एरियाज़ को हम खुद से एलिमिनेट कर देंगे। तो पहला एरिया ये है, दूसरा एरिया ये है, और तीसरा एरिया जो है जो बिल्कुल बॉटम से बना है। तो ये 3 एरियाज़ हैं। देखो जब भी स्टॉक ऐसे रहा होगा, जब ऊपर गया होगा, तो ये 3 एरिया हैं। देखो जो ये पहला एरिया है, इसको एलिमिनेट करने का सिंपल सा रीज़न ये है कि जो ये नेक्स्ट कैंडल बनी है, इसने इसके अंदर एंट्री ले ली। एंट्री ले ली मतलब इस ऑर्डर को, इस एरिया को उसने टेस्ट कर दिया, उसके जो भी ऑर्डर्स थे, पेंडिंग ऑर्डर्स, वो यूज हो गए। तो इसी कारण से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। यही रीजन है इसको एलिमिनेट करने का, क्या क्यों हम यहाँ एंट्री नहीं बनाएंगे। दूसरा एरिया ये है, देखो ये अच्छा डिमांड जोन बना, उसके अंदर हमें अगली ही कैंडल ने एंट्री दे दी, तो ये दोबारा इसने पेंडिंग ऑर्डर्स पिक कर लिए, और इसी कारण से मैं इस एरिया को भी डिलीट कर दूंगा। तीसरा जो बिल्कुल बॉटम है ओरिजिन का, वहां पे देखो हमें अभी तक जब ये स्टॉक ऊपर चला गया, हमें कोई भी स्टॉक में एंट्री नहीं मिली। तो सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि हम इस स्टॉक में सिर्फ नीचे, प्राइस के नीचे तक आने का वेट करेंगे, और वो भी हमें ये है कि हम सीधा उसमें भी एंट्री नहीं लेंगे। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर वे में दिखे। तो ये नहीं है कि जब भी प्राइस ऊपर से आई हम इसमें सीधा ही एंट्री ले लें। हमें जस्ट ये पता होगा कि यहाँ से एक पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है, हो सकता है ना भी आए इस स्टॉक में। अभी जो हम आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें लग रहा है कि रिवर्सल हो चुका है स्टॉक में, बट हो सकता है कि कोई आप और स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो, सीधा आपको उसमें भी एंट्री नहीं लेनी है, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का वेट वेट करना है, और जब भी आपको फॉलो अप प्राइस एक्शन बनता दिखे तभी एंट्री लेनी है। और इसीलिए देखो मुझे एक एक एरिया में आइडेंटिफाई कर चुका था, मुझे था कि हाँ यहाँ पे मुझे एंट्री मिल सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये स्टॉक रिकमेंड नहीं किया। जब यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए स्टॉक आया तब मुझे समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे फॉलो प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है, और यहाँ पे एक पॉसिबल एंट्री ली जा सकती है, तभी मैंने आपको इस एरिया में आइडेंटिफाई किया 107 पे, और ये 100 तक स्टॉक नीचे आया था, और उसके बाद से लगातार इस स्टॉक में एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता ही जा रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे काम करते हैं, और मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, तो एक तरीके से इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है मंथली के चार्ट पे, एंड EMA 20 के ऊपर भी स्टॉक अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी कैंडल बनी थी ये वाली जो 2 महीने पहले बनी थी, और वो हमारे एक कन्विक्शन जो है कि इस स्टॉक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, वो उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर रही है। दोनों चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ। हम मैं आपको वीकली के चार्ट पे लेके चलता हूँ कि वीकली के चार्ट पे क्या पैटर्न बना है। ठीक है, वीकली के चार्ट पे हम आ गए। वीकली के चार्ट पे भी एक तरीके से जो स्टॉक लगातार मूविंग एवरेज 20 के नीचे स्ट्रगल कर रहा था, और यहाँ पे हमने जब बात करी कि यहाँ हमें एंट्री मिली है, बेस्ट एंट्री हमारी ये थी, यहाँ हमें एंट्री मिली। मैं आपको ये भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से आपको एंट्री फर्दर दी थी इसके अंदर। ये देखो, ये एक हमें स्टॉक में एंट्री मिली थी जब मान लो यहाँ तक प्राइस आया था, ये हमें एंट्री मिली थी। अब देखो इसके अंदर जो हमारा एक लौता सप्लाई जोन है, वो हमारा सप्लाई जोन यही है। ये वाला एरिया जो है हमारा सप्लाई एरिया है, कि यहाँ तक प्राइस को जाना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे थे। और यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद देखो टारगेट, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आपको टारगेट मिल गया, टारगेट मिलते हुए टाइम लगा है। यहाँ पे मान लो एंट्री थी तो टारगेट चाहे 50% का टारगेट था, लेकिन 50% का टारगेट मिलने के लिए भी आपको लगभग 2 साल लगे इसमें। क्योंकि जब भी स्टॉक रिवर्स होता है बॉटम से, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें टारगेट जो है फर्स्ट टाइम जब तक उसमें मोमेंटम अच्छा नहीं आता तब तक समय लगता है। तो उसी कारण से देखो यहाँ पे दोबारा जो सप्लाई एरिया था एंट्री मिली, और वहीं से स्टॉक दोबारा बॉटम पे आ गया, और हमने इस बार इस स्टॉक में एंट्री लेना सही समझा कि हो सकता है इस बार थोड़ा फास्ट हमें इसमें अपमूव देखने को मिले, और यही कारण था हमें यहाँ पे एंट्री लेने का। और उसके बाद से स्टॉक जो है लगातार ऊपर जा रहा है, और अगर आपने नोटिस किया हो जो ये पिछले हाई थे इसके ऊपर भी स्टॉक क्लोज कर पा रहा है इस बार। जो ये पिछला हाई था उसके ऊपर एक बार तो इसने क्लोजिंग दी, और अगले सप्लाई एरिया से नीचे आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जो कंसोलिडेशन था या जो भी डाउन मूव था वो लगभग आ चुका है। इस बार इस स्टॉक को जो ये मूविंग एवरेज 20 है इसके नीचे निकलना मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहीं से ये स्टॉक में एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। डेली के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो
लगातार देखो ये स्टॉक डेली मूविंग एवरेज के नीचे आया था, लेकिन अब दोबारा ऊपर आ चुका है। मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई है पिछले दिनों में, लेकिन इस स्टॉक में जब से इसने अपना नीचे वाले एरिया से ऑर्डर पिक करे हैं उसके बाद से इसमें सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है कंपैरेटिवली। और मंथली का चार्ट अगर मैं देखता हूँ, जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद से स्टॉक जो है लगातार 2 मंथ कंसोलिडेट भी कर रहा है। उसके ऊपर अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में ज़्यादा नीचे का जो डाउन मूव है वो उतना नहीं बचा। मे बी मार्केट में बहुत हैवी सेलिंग आती है, थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन इस स्टॉक को ओवरऑल जो है ऊपर ही जाना है। इसी कारण से इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं आज। और इसके अंदर जो अगर मैं आपको बात करूं मंथली के चार्ट पे, मंथली के चार्ट में देखो जब प्राइस यहाँ से नीचे आया, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये एरिया था, यहाँ पे इस एरिया में इसने एंट्री ले ली, ये एरिया टेस्ट हो गया। फिर ये एरिया बना, इसने एंट्री ले ली, ये भी टेस्ट हो गया। ये एरिया बना, इसने एंट्री ले ली, ये भी टेस्ट हो गया। तो उसके बाद देखो ये सब टेस्टेड है। यहाँ ये एरिया एक ये सप्लाई जोन बना, इसने एंट्री ले ली, ये टेस्ट, ये एंट्री ली, इसने एंट्री ले ली। ये सप्लाई जोन बना, इसने एंट्री ले ली, ये सप्लाई जोन बना, इसने एंट्री ले ली। अब इस स्टॉक में कुछ भी है नहीं ऐसा कि जो प्राइस को ऊपर जाने से रोके। तो अगर रैली आती है इस स्टॉक में तो बहुत ही जबरदस्त रैली आएगी, और वो किसी भी सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट तो नहीं करने वाली। तो इसी कारण से हो सकता है स्टॉक में आपको 5, 10, 15 और हो सकता है कि इसमें आपको 20% का सर्किट भी लगता हुआ दिख जाए आने वाले दिनों में। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की टारगेट्स की बात कर लेता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि जस्ट इन केस मेरा तो आपसे राय यही है कि एक अच्छा दिख रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये ऑल टाइम हाई ही जाएगा स्टॉक, बट आप डेफिनेटली अपना एनालिसिस भी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय लीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली मुझे ऑल टाइम हाई का ही इसके अंदर टारगेट दिख रहा है। बट जस्ट इन केस हो सकता है कि किसी पॉइंट इन टाइम पे आपको पैसे की जरूरत हो, आप पैसा निकालना चाहें मार्केट से, तो ये एक एरिया ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे शायद एक बारी के लिए जो अब नेक्स्ट मूव आएगा या नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो यहाँ रुके। तो 180 185 तक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अगर आप लेना चाहें, जो कि रफली 25-27% का रिटर्न बनता है। उसके बाद 190 से 210 तक की रेंज में इसका सेकंड टारगेट है। लास्ट में मैं इसको लाइफ टाइम हाई तक जाता हुआ देखता हूँ। तो कैस्ट्रॉल इंडिया मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं बुलिश हूँ इस स्टॉक के ऊपर। ऑलरेडी मेरी पोजीशन भी है, मैं उस चीज़ को भी आपको बता चुका हूँ। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को भी एक बार एनालाइज कीजिए, एंड आई होप आपको ये प्राइस एक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन आएगा उससे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और ऐसे ही और प्राइस एक्शन वीडियोस, लर्निंग वीडियोस, सब कुछ यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले प्राइस एक्शन वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।